नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, पिछली बार स्वर वर्णों के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने स्वर वर्ण के विषय में जाना था, कितने प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण। आज हम व्यंजन वर्णों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। व्यंजन वर्ण। दोस्तों, वैसे तो व्यंजन आप लोगों को पता ही है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ, क से लेकर के श्र तक जितने व्यंजन वर्ण होते हैं मैंने सभी यहाँ लिख डाले हैं। तो दोस्तों, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि जो हमारे उच्चारण में जो अवयव ज्यादा भाग लेते हैं वो है जीभ और होठ। तो जब हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है तो वायु संघर्ष करती हुई, टकराती हुई कैसे बाहर निकलती है और इसमें हमारी जिह्वा किस जगह को कहाँ स्पर्श करती है, ये क से म तक में हम लोग देखेंगे। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और य र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तिलाबी श, मूर्धन्य श, दंत स, ह ये हमारे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और छ, त्र, ज्ञ, श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो क से म तक है इनको वर्गों में बांटा गया है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे क से अंग तक ये कवर्ग कहलाते हैं और कवर्ग के का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान जैसा कि मैंने यहाँ लिख डाला है और ये वर्ग है सारे, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। जब हम क से अंग तक का उच्चारण करते हैं तो हवा यहाँ पर संघर्ष करती है और आप छू करके भी देख सकते हैं ऐसे प्रैक्टिकली कि क, ख, ग यहाँ एक आपको कंपन, प्रकंपन का एहसास होगा। तो ये हमारे कंठ है, इसके उच्चारण स्थान। दूसरा हमारा वर्ग है चवर्ग, इसको चवर्ग कहते हैं। तो च, छ, ज, झ, ञ इसके उच्चारण में तालु, हमारी जिह्वा तालु को टच करती है, ठीक है। और टवर्ग के उच्चारण में मूर्धा, कंठ और तालु के बीच में एक और थोड़ा बैक प्लेस है जहां की जिह्वा हमारी उलट करके जाके वहां टच करती है और वायु को रोकने की कोशिश करती है। और जैसे ही हमारी जीभ नीचे आती है इन वर्णों का उच्चारण होता है। उसके बाद त, थ, द, ध, न आप देख सकते हैं कि अगर हम दांत, जो दांत हमारा ऊपरी दांत है, हमारे ऊपरी दांत के पीछे जो अगर जिह्वा हमारी टच करती है और वायु को रोकती है और वहां पर जब वायु रुकती है और फिर जिह्वा नीचे आती है हमारी, तो इन वर्णों का उच्चारण होता है तवर्ग का। त, थ, द आप क्लियरली इसको नोइंगली करके देखिए, जानबूझ करके इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग तो फ्लो में बोल जाते हैं, वर्णों का उच्चारण कर जाते हैं, लेकिन हम अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा रुके, तो हमें इसका एहसास हो जाएगा। उसी तरह से होठ, ओष्ठ जिसको कहते हैं, प वर्ग का उच्चारण, इसमें हमारे होठ प, फ, इसमें निचला होठ हमारा जाकर के ऊपरी होठ को पहले बंद करता है, वायु को रोकता है और जैसे ही वो नीचे होठ वापस अपनी जगह पे आता है तो हमारे मुंह से ये ध्वनियां यानी कि ये वर्ण उच्चरित होते हैं। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हुए इन वर्गों के, इसीलिए इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जिह्वा कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, होठ कहाँ जाते हैं। उसके बाद य, र, ल, व ये सब भी जैसा कि मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, लेकिन इनका भी उच्चारण स्थान है। जैसे कि य ये हमारा तालु से होता है, र ये हमारा मूर्धा से होता है, उसके बाद ल ये हमारा दंत से, ल देखिए जहां त वर्ग का उच्चारण में जहां हमारी जिह्वा जाती है वहीं ल के भी उच्चारण में, तो ल भी हमारा मूर्धा से। व इसका व दंत और ओष्ठ दोनों, इसके उच्चारण में दांत, दंत और ओष्ठ दोनों ही सम्मिलित होते हैं। दंत ओष्ठ मिक्स से हमारा व वर्ण उच्चरित होता है, इसका उच्चारण स्थान। उसके बाद श, तिलाब्य श तालु से, मूर्धन्य श मूर्धा से, मूर्धन्य श को तो पता ही है, तालु से तलाब्य श होगा, इसीलिए इसको तालव्य श कहा जाता है, यानी कि तालु से। मूर्धन्य श यानी कि मूर्धा से,
और दंत सा यानी कि दांत से, दंत से इसका ये स्थान हुआ। और ह कंठ से, ह सेम कवर्ग के उच्चारण में जैसे कंपन यहां होता है उसी तरह ह के भी उच्चारण में। और ये जो संयुक्त व्यंजन है हमारे छ त्र ज्ञ स्र, इनके उच्चारण में तो दो दो मिले हुए हैं, तो ऑब्वियसली छ में, संयुक्त छ में क और श मिला है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ और आपका मूर्धा होगा। तो इस तरह से इसके लिए तो बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो ये हमारे वर्ग हो गए आपके वर्ण, व्यंजन वर्ण। और इसमें एक और बात है कि हमारे सारे व्यंजन वर्ण जो हैं वो हलंत चिन्ह के साथ होते हैं। क्योंकि मैंने सभी जगह नहीं लगाया, अब मैं आपको लगा के बता रही हूं, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर के कंप्लीट नहीं है। अर्थात आधा क प्लस अ इज इक्वल टू पूरा क, यानी कि ये सब व्यंजनों में हमारे अ जो है स्वर सम्मिलित है और ये अकॉर्डिंग टू मात्रा अपना रूप बदलते हैं। तो ये हमारे व्यंजन वर्णों की पहचान हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये व्यंजन वर्ण जो हैं उच्चारण के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है: घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब देखिए घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन, जिन वर्णों के उच्चारण में यहां ज्यादा कंपन होती है, गूंज होती है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष यानी कि गूंज, एक ज्यादा कंपन आपकी आवाज में। तो प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम 3 वर्ण तथा य, र, ल, व तथा अ से औ तक घोष वर्ण होते हैं। अब देखिए यहां पर क्लियर बताती हूं आपको मैं। प्रत्येक वर्ग के जितने वर्ग हैं इसके सभी अंतिम वर्ण, 3 वर्ण, ये तीनों घोष है। और उसके अलावा य, र, ल, व ये घोष हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। य, र, ल, व यहां तक, ठीक है, ये हमारे घोष वर्ण हुए। और अ से औ तक यानी कि जितने हमारे स्वर हुए अ से औ तक घोष है। इसमें एक कंपन होती है इनके उच्चारण में, ये घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए अघोष वर्ण क्या होते हैं। इनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में बहुत ज्यादा कंपन नहीं होता, एफर्ट नहीं लगता, उनको हम लोग अघोष कहते हैं। अघोष बिल्कुल क्लियर है कि इसके आगे अ लगा है यानी कि नहीं घोष होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण और मूर्धन्य स, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ठीक है। तो यानी कि हमारे जितने भी वर्ग के 2 शब्द हैं शुरू के, ये और तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये हमारे हो गए अघोष वर्ण। इनके उच्चारण में कोई गूंज नहीं होती, ज्यादा इनकी मात्रा में कम होती है। अब आइए अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण से हमारा तात्पर्य है प्राण वायु, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में बाहर निकलती है प्राण वायु, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा प्राण वायु का खर्च होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ये नाम से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है। तो यहां देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। पहला, तीसरा और 5वां देखिए ये अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और 5वां ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। इनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, खर्च होती है। और उसके बाद य, र, ल, व ये चारों ये घोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहां लिख डाला, ये जो है य, र, ल, व ये घोष वर्ण भी हैं, यानी कि ज्यादा गुंजन होती है इनके, लेकिन प्राणवायु कम खर्च होती है।
तो ये अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण किसे कहते हैं? तो दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा, इन दो वर्णों को हम लोग महाप्राण कहते हैं। महाप्राण यानी कि इनके उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा खर्च होती है। और इसके साथ कौन कौन होते हैं? तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, यानी कि ये हमारे महाप्राण में आ गए। हम लोग ज्यादा छ त्र ज्ञ स्र की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये तो संयुक्त व्यंजन है। आप इसके अकॉर्डिंग, इनके उच्चारण के अकॉर्डिंग इनका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमारे रहे वर्णमाला के विषय में, जो हम इसमें देखें कि वर्णमाला कितने तरह की होती है, क्या उनका उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन से वर्ग होते हैं। और दोस्तों एक चीज और है, आपको बता दूं मैं, जैसा कि क से श्र तक हमारे जितने व्यंजन वर्ण हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको अभी इसको भी बता देती हूं। चार भागों में इसे बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इसको इसकी आकृति के आधार पर, आकृति तो आप समझ रहे होंगे, इसकी रचना, आकृति, ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो तो मैं लिख देती हूं। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, अब मैं आपको यहां दिखाती हूं कि कौन कौन से वो हमारे व्यंजन वर्ण हैं। पहला हमारा है मध्य पाई वाले वर्ण। दूसरा हमारा है पूरी पाई वाले वर्ण, पूरी पाई वाले वर्ण। और तीसरा हमारा है अधूरी पाई वाले वर्ण। और चौथा हमारा है बिना पाई वाले वर्ण, बिना पाई रहित कह सकते हैं, बिना पाई वाले वर्ण। अब देखिए पाई किसे कहते हैं, अब आपको मैं बता दूं। पाई कहते हैं एक, जो ये डंडा हम लोग डालते हैं, ये डंडा। अब देखिए कहां कहां हमारी पाई है, क, च, तो ये सब जहां जहां आप खड़ा डंडा देखते हैं उसको पाई कहते हैं। तो 4 प्रकार के जो हमारे वर्ण पाए जाते हैं, व्यंजन वर्ण, उसमें मध्य खड़ी पाई में 2 ही हैं आपके, क और फ। मध्य क्यों? क्योंकि देखिए डंडा बीच में है और इसके बाद क, और ये जो इसका निकला हुआ है हिस्सा वो, और फ। देखिए यही 2 इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। पूरी पाई वाले वर्ण बहुत हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं बाकी वाले। अधूरी पाई वाले वर्ण में आते हैं आपके इस कैटेगरी में टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद आपके आते हैं द, ह। ये सारे हमारे 3, 2, 5, 1, 6, और ये दोनों आपके मध्य पाई वाले। और बिना पाई वाले में हमारे आते हैं कौन कौन? एक आता है हमारा र और एक आता है छ, ये बिना पाई वाले, ठीक है, इसमें कोई पाई नहीं होती। और बाकी जितने बचे आपके इसमें फॉल करते हैं, यानी कि पूरी पाई वाले वर्णों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि इनका हम लोग अध्ययन आगे करेंगे। क्या मैंने बहुत सारे वीडियो पीछे बनाए हैं जिसमें कि आपको बताया है कि पूरी पाई वाले वर्णों के साथ र, पदेन र का कैसे प्रयोग करते हैं, उसको लिखते समय, इनको लिखते समय, पूरी पाई वाले वर्णों को लिखते समय इनका आधा रूप यूज किया जाता है। जैसे कि टवर्ग के साथ हलंत यूज करते हैं और बाकी सब वर्णों के साथ
इनको आधा लिखने के लिए हम ऐसे आधा त, आधा प, जिनमें भी पाई होता है उनको आधा लिखने के लिए हमारे पास प्रावधान है कि हम उनका पाई हटा देते हैं और बाकी के साथ हम लोग हलंत का प्रयोग करते हैं आधा लिखते समय। तो ये सारी बातें थी व्यंजन वर्णों के बारे में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्यंजन वर्ण के विषय में जो जानकारी चाहिए होगी वो प्राप्त हुई इस वीडियो से। आगे आप लोग ऐसे ही अपनी फरमाइश हमें बताते रहें, मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।